हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी मेंस एग्ज़ाम के लिए शुरू कर दी होगी। देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उतना ही आसानी से फ्लो के साथ आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो लिखना शुरू कर दीजिए और जो भी लिखिए, अगर उसमें कुछ आपको डाउट हो तो हमें टेलीग्राम में शेयर करिए, हम उसको आपको रिव्यू करके आपको बता देंगे क्या कमियाँ हैं और आपको क्या सुधार करना है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड की हम बात करेंगे। पिछले सेशन में हम टी.एस. एलियट के इंट्रो की बात कर चुके हैं, समरी ऑफ द वेस्टलैंड की बात कर चुके हैं, पांचों सेक्शंस की बात कर चुके हैं, है ना। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ में इसकी की थीम्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डिसइल्यूजनमेंट है, डीके, स्पिरिचुअल ड्राइनेस एंड लॉस ऑफ मीनिंग, ठीक, और होप ऑफ रिन्यूअल है थ्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ठीक, इतना अपन ने डिस्कस कर लिया था, साथ में इसका पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। अब जो आज का सेशन हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 सेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोएम्स ओपनिंग लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। कह रहे हैं कि जो पोएम की ओपनिंग लाइन है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बता दीजिए। चलिए बताते हैं, ध्यान से देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द ओपनिंग लाइन ऑफ द वेस्टलैंड अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज डीपली सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट इमीजिएटली ओवरटर्न्स, ये इमीजिएटली तुरंत ओवरटर्न्स बदल कर रख देती है द ट्रेडिशनल आइडिया, पारंपरिक विचार को, ऑफ स्प्रिंग, बहार के, कि बाहर जब आएगी, बसंत जब आएगी तो हरियाली आएगी, पेड़ों में नई जान आ जाएगी, तरह तरह के कलर के फूल हमें देखने को मिलेंगे। और इसे क्या कहते हैं, सीजन ऑफ रीबर्थ, जॉय एंड रिन्यूअल कहते हैं, पता है अपन को। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जो अप्रैल है, जो जो बसंत की तरफ इशारा है, बसंत ऋतु जो है वो क्रूएलेस्ट है। नॉर्मली स्प्रिंग ब्रिंग्स लाइफ, करें साधारणतः आप देखेंगे तो स्प्रिंग जीवन लाती है। एज ब्रीडिंग रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, जबकि जो डेड लैंड है, जो मरी हुई भूमि है यानी सूखी हुई भूमि है, उससे रिलैक्स, इनको कई तरह से आप कह सकते हैं कि नए पौधे निकलते हैं, फूल निकलते हैं, नई फसलें निकलते हैं। ब्रीड समझ ही रहे हैं, ब्रीड मतलब किसी चीज़ को उगाना, आप समझ लीजिए। चलिए ज़्यादा गहराई में न जाइए। वैसे ब्रीडिंग कई सेंस में यूज़ होती है कि आप कई 2 तरह के 3 तरह के डीएनए मिला के कुछ नया बनाएं, उसको भी ब्रीड कहते हैं, ठीक है। और अब जब किसी हाँ पोल्ट्री फार्म है जैसे, उसमें भी ब्रीडिंग का यूज़ होता है, तो कई सारे सेंस में इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये कह देंगे कि जब बंजर भूमि, जो सूखी भूमि है, तो जब बसंत आती है तो उसमें से नए नए कलर के फूल, नए नए प्रकार के पौधे, नई नई फसलें हमें देखने को मिलती हैं, हर तरफ हरियाली हो जाती है। बट लेकिन इन टी.एस. इलियट्स मॉडर्निस्ट वर्ल्ड, लेकिन इस आधुनिक संसार में दिस नेचुरल रिवाइवल इज क्रूएल, ये जो प्राकृतिक रिवाइवल है ये बहुत ज़्यादा निर्दयी है। रादर देन कंफर्टिंग, आराम देने वाले की अपेक्षा, यानी इससे हमें आराम या जॉय, खुशी कम मिलती है, इससे हमें निर्दयता का एहसास ज़्यादा होता है, ये कहना चाह रहे हैं। द लाइन, ये जो लाइन है, कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, ये पोएम की सेंट्रल थीम को कैप्चर करती है। और वो क्या है, द पेनफुल टेंशन, एक पेनफुल टेंशन को दिखाती है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच, मेमोरी एंड डिज़ायर, और इसके अलावा यादों और इच्छाओं के बीच। फॉर द मॉडर्न इंडिविजुअल, एक मॉडर्न आधुनिक व्यक्ति के लिए जो कि स्केयर्ड बाय वॉर, जो कि डर से भयभीत है। स्केयर्ड की यहाँ पर शायद स्पेलिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल आर होगा, है ना। स्केयर में ऑलरेडी लास्ट में ई होता है, ठीक है ना, उस सेंस में आप आर को डबल नहीं कर सकते हैं। रूल क्या होता है कि अगर कोई शब्द, फॉर एग्जाम्पल शट और कट और रन, है ना, इस तरह के जो शब्द होंगे जिनमें लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे ठीक पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो इसमें जब आप कोई सफिक्स
जोड़ेंगे तब जो लास्ट वाला लेटर है वो डबल हो जाता है। लेकिन स्केयर को जब आप देखेंगे तो उसकी स्पेलिंग होती है SCARE, भयभीत होना, डरे होना। अब अगर इसमें आप डी जोड़िए तो आर डबल नहीं होगा ना, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा PDF में, यहाँ पर आर डबल नहीं होगा। स्केयर्ड बाय वॉर, जो युद्ध से भयभीत है। डिसइल्यूजनमेंट, भ्रम से भयभीत है। न्यू लाइफ इज़ नॉट अ ब्लेसिंग, और इस बात से भी उसको डर है कि जो ये नया जीवन है ना, ये कोई वरदान वरदान नहीं है, बट अ रिमाइंडर ऑफ लॉस्ट विटेलिटी, बल्कि ये खोई हुई जिंदगी की एक बस याददाश्त है। एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, और हम जो आत्मा के तौर पर या दैवीय तौर पर हम जो खाली हो चुके हैं एहसास से, भावों से, ये उसका रिमाइंडर है और उसके अलावा कुछ नहीं। कौन है रिमाइंडर? न्यू लाइफ। इन कंट्रास्ट विंटर सीम्स मोर मर्सीफुल, इसके विपरीत आप देखिए तो जो सर्दी है, शीत ऋतु है, वो ज़्यादा दयावान है, बिकॉज क्योंकि इट केप्ट अस वार्म, ये हमें गर्म रखती है। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, और पृथ्वी को फॉरगेटफुल स्नो में दबा के रखती है, उसे ढक देती है, यानी लोग अपने दुखों को, परेशानियों को उसमें भूल जाते हैं, ये सेंस। विंटर अलाउज फॉरगेटफुलनेस, विंटर फॉरगेटफुलनेस को अलाउ करती है। अडल नंबनेस को अलाउ करती है। वेयर एज, जबकि अप्रैल स्टिर्स कोल्ड लॉन्गिंग्स, अप्रैल जो है वो ठंडी इच्छाओं को स्टेर उत्तेजित करती है। एंड अनसेटल्स द माइंड, और हमारे दिमाग को अव्यवस्थित कर देती है। द स्ट्रिंग ऑफ डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन suggests a world where even growth feels unwanted. कहेंगे द स्ट्रिंग ऑफ डल रूट्स, उन जड़ों का बढ़ना, उत्तेजित होना, विथ स्प्रिंग रेन, बसंत ऋतु की बारिश से। ये सजेस्ट करती है लाइन, या ये सजेस्ट करता है अर्थ, अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया को वेयर, जहाँ पर इवन ग्रोथ फील्स अनवांटेड, जहाँ पर जो ग्रोथ है वो भी अनवांटेड अपने आप को फील करती है। रिफ्लेक्टिंग द पैरालिसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जीवन के पैरालिसिस को, अपाहिज हो जाने को, बर्बाद हो जाने को दिखाता है। द लाइन ऑल्सो सेट्स, ये जो लाइन है ये भी सेट करती है द टोन ऑफ आयरनी, आयरनी के टोन को भी। दैट रन्स थ्रू आउट द पोएम, जो पूरी पोएम में देखने को मिलती है या मौजूद रहती है। बाई ट्विस्टिंग अ सिंबल ऑफ होप, एक को आशा के प्रतीक को ट्विस्ट करके इनटू वन ऑफ क्रुएल्टी, निर्दयता में। इलियट रिफ्लेक्ट करते हैं द फ्रेगमेंटेड डिसइल्यूजनड मूड ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप। ठीक है, वो इलियट जो है वो एक फ्रेगमेंटेड, टूटे हुए, बिखरे हुए, डिसइल्यूजनड, भ्रम से भरे हुए मूड को दर्शाते हैं ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप, यूरोप के प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समाज की। यानी जो यूरोप का प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समाज है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भ्रम से भरा हुआ है, परेशानियों से, दुखों से, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है। इस बात को इलियट ने रिफ्लेक्ट किया है 10 इस प्रकार से। अप्रैल बिकम्स अ मेटाफर फॉर द पेनफुल स्ट्रगल, अप्रैल जो है वो पेनफुल, दर्दमयी संघर्ष का एक प्रतीक बन जाता है, या मेटाफर बन जाता है। ऑफ फेसिंग रिन्यूअल को फेस करने वाला। व्हेन वन फील्स स्पिरिचुअली बैरन, जब कोई एक व्यक्ति फील करता है स्पिरिचुअली, दैवीय रूप से बैरन, बंजर, यानी जब कोई व्यक्ति अपने आप को दैवीय तौर पर बिल्कुल नगण्य पाता है, शून्य पाता है, अपने आप को खाली पाता है, तो जो ये अप्रैल है वो एक दर्दमयी संघर्ष का मेटाफर बन करके सामने आता है। अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा आंसर भी। इन शॉर्ट अगर कहिए, द ओपनिंग लाइन क्रिस्टलाइजेस द पोएम्स विजन, जो ये ओपनिंग लाइन है क्रिस्टलाइज कर देती है, यानी बिल्कुल पारदर्शी कर देती है, बिल्कुल साफ कर देती है। क्रिस्टलाइज देखिए क्या होता है, क्रिस्टल साफ सुथरा, पारदर्शी, जिसके आप पार देख लीजिए, तो उसको इस सेंस में यूज़ किया है कि ये जो पहली लाइन है ना, ये पोएम के विजन को क्या करती है, पूरी तरह से क्रिस्टलाइज, साफ कर देती है हमारे सामने। यानी पहली लाइन से ही आप पूरे पोएम की थीम को समझ सकते हैं। अ वेस्ट लैंड, एक ऐसा वेस्ट लैंड, एक ऐसी बंजर भूमि, वेयर रिवाइवल इटसेल्फ फील्स लाइक सफरिंग, जहाँ पर नया जन्म स्वयं को महसूस करता है एक कष्ट के तौर पर, यानी यहाँ पर जन्म लेना ही कष्टमय है।
ठीक है, चल, या ये कह दीजिए कि एक ऐसी वेस्टलैंड है जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे वो नई फसल हो, नए पेड़ पौधे हों, नए फूल हों, कुछ भी हो, नया सीज़न हो, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ संघर्ष से और सफरिंग से भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एंड द रोल ऑफ 5 सेक्शंस। पोएम के स्ट्रक्चर और इसके 5 सेक्शन को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, या इन 5 सेक्शन का क्या रोल रहा पोएम में वो डिस्क्राइब करना। चलिए देखते हैं। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड इज अ फ्रेगमेंटेड मॉडर्निस्ट पोएम, एक आधुनिक फ्रेगमेंटेड बिखरी हुई बटी हुई कविता है। दैट अवॉइड्स अ सिंगल नरेटिव, जो कहती है कि सिंगल नरेटिव की बात नहीं होगी, बट इज़ केयरफुली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, बल्कि अलग अलग 5 सेक्शन में इसको बड़ी सावधानी से बांटा गया है ताकि हर एक से एक सिंबॉलिक रोल, एक भूमिका ली जा सके। यानी ये जो पोएम है 5 सेक्शन में बटी है, जो कि हर सेक्शन जो है इसका एक सिंबॉलिक रोल यानी प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है। द स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द केओस, जो उसका स्ट्रक्चर है वो अव्यवस्था को, डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है आधुनिक दुनिया के, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के केओस, अव्यवस्था को और भ्रम को दिखाने का काम करती है ये पोएम और उसका स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे द फर्स्ट सेक्शन, जो पहला सेक्शन है, द बुरियल ऑफ द डेड, इंट्रोड्यूसेस द मूड ऑफ डिस्पेयर, ये दुख के मूड को इंट्रोड्यूस कराता है विद द फेमस ओपनिंग लाइन। फेमस ओपनिंग लाइन से अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, कि जो अप्रैल है वो सबसे निर्दयी मंथ है, महीना है। इट प्रेजेंट्स थीम्स ऑफ डेथ, ये डेथ और स्टेरिलिटी एंड ब्रोकन फेथ, और टूटे हुए विश्वास की थीम को प्रदर्शित करता है। शोइंग, दिखाते हुए कि पीपल ट्रैप्ड, लोग फंस चुके हैं इन मीनिंगलेस रूटीन्स, अर्थहीन अपने रूटीन्स में। उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, काम को निकल जाएंगे, फिर आएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर काम को निकल जाएंगे, फिर आएंगे, काम से लौट करके बस यही चल रहा है। मटीरियलिज्म में फंस चुके हैं पूरी तरह से। आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल डस्ट, और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी राख में एक ऐसा डर दिखाऊंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। बहुत ज़बरदस्त लाइन है ये, आप याद रखेंगे इसको। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। द सेकेंड, जो दूसरा सेक्शन है, गेम ऑफ चेस, कंट्रास्ट शो अ रिचली डेकोरेटेड रूम, वो एक रिचली बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेटेड सजे हुए रूम के साथ कंट्रास्ट करता है विथ सीन्स ऑफ ऑर्डिनरी पब टॉक, एक साधारण से पब टॉक के सीन्स है। बोथ रिफ्लेक्ट एम्प्टीनेस, दोनों एम्प्टीनेस को दिखाते हैं, खालीपन को दिखाते हैं। इन रिलेशनशिप, रिश्तों में, वेयर लाइफ इज डोमिनेटेड बाय बोर्डम, जहाँ पर जिंदगी डोमिनेटेड है किसके द्वारा, बोर्डम के द्वारा, लस्ट लालच के द्वारा, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और बातचीत की कमी के द्वारा, यानी लोग एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, ना तो एक दूसरे को देखना चाहते हैं, बस अपनी अपनी धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को उसी में उन्होंने खपा दिया है। द थर्ड, और जो तीसरा सेक्शन है, द फायर सरमन, इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन, ये सबसे लंबा सेक्शन है। ऑब्जर्व बाई टैरसियास, जो कि टैरसियास के द्वारा ऑब्जर्व्ड है, यानी जो मेन कैरेक्टर है इसका। इट एक्सपोजेस द करप्शन, अच्छा, टैरसियास को ब्लाइंड प्रोफेट भी कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इट एक्सपोजेस द करप्शन ऑफ मॉडर्न सेक्सुअलिटी, ये आधुनिक सेक्सुअलिटी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करता है सेक्शन। लाइक द मैकेनिकल मीटिंग ऑफ द टाइपिस्ट एंड द क्लर्क, जैसे कि आप टाइपिस्ट और क्लर्क के बीच में होने वाली एक मैकेनिकल भावहीन मुलाकात से इस बात को समझ सकते हैं। इलियट इस कंट्रास्ट करते हैं विथ रेफरेंस टू सेंट अगस्टीन एंड बुद्धा यानी लॉर्ड बुद्धा और सेंट अगस्टीन से, सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करते हुए द नीड फॉर स्पिरिचुअल क्लींजिंग, की हमें जो है दैवीय तौर पर साफ होने की ज़रूरत है। जो पाप हमारे दिल में दिमाग में घुस चुके हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लॉर्ड बुद्धा और सेंट अगस्टीन की छत्र छाया में जाना चाहिए। अच्छा, फोर्थ सेक्शन है, डेथ बाय वाटर, इज़ शॉर्ट एंड सिम्बॉलिक, ये छोटा और बहुत प्रतीकात्मक है। ये डिस्क्राइब करता है द ड्राउंड सेलर फिलेबास, डूब चुके या बह गए सेलर नाविक फिलेबास को, एंड वॉन्स ऑफ द
इनेविटेबिलिटी ऑफ डेथ और मृत्यु के न टाले जाने को बताता है, उसके प्रति हमें वार्न करता है। इफ़ लाइफ लैक्स मीनिंग, करेंगे अगर ज़िंदगी में मतलब ख़त्म हो जाए ना तो परेशान ना होइए, मौत आ रही है, रास्ते में है, सबको आनी है। 5वां सेक्शन देखेंगे, द फिफ्थ, व्हाट द थंडर सेड, ये आपका लास्ट है। मूव्स टू एन एपोकलिप्टिक डिजर्ट, ये हमें ले जाता है कि एपोकलिप्टिक डिजर्ट, एपोकलिप्टिक मतलब महाविनाश, महामृत्यु कहिए। एपोकलिप्टिक डिजर्ट यानी रेगिस्तान में ले जाता है। फाइनली और अंत में, द थंडर स्पीक्स द उपनिषदिक वर्ड्स, अचानक गड़गड़ाहट होती है बिजली की, बादलों की, और वो उपनिषदिक वर्ड्स को दोहराते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्ता द्वैदम दम्यता, यानी लोगों को दान करिए, लोगों पर दया दिखाइए, और दम्यता खुद को कंट्रोल में रखिए, यानी गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। एंडिंग विथ द प्रेयर लाइक, और फिर वो एक प्रार्थना की तरह अपनी बात को ख़त्म करती है, गड़गड़ाहट, और क्या शब्द होते हैं? शांति, शांति और शांति। अच्छा, आगे 10 इस प्रकार से, द 5 सेक्शंस, ये जो 5 सेक्शंस हैं, क्रिएट अ जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू फेंट होप ऑफ रिन्यूअल। क्रिएट, ये क्रिएट करते हैं ए जर्नी, एक यात्रा को, फ्रॉम डिस्पेयर, दुख से, टू अ फेंट होप ऑफ रिन्यूअल, नए नए युग के एक फेंट धूमिल सी आशा को, आशा के सफ़र को हमारे सामने पेश करते हैं या उत्पन्न करते हैं। मेकिंग द पोएम, कविता को बनाते हुए, अ मॉडर्न एपिक ऑफ स्पिरिचुअल क्राइसिस, एक ऐसी आधुनिक एपिक जिसमें स्पिरिचुअल क्राइसिस की बात की गई कि दैवीय तौर पर आधुनिक दुनिया, आधुनिक लोग खाली हो चुके हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है सिवाय मटीरियलिज़म के और इम्पीरियलिज़म के, और बस लग्जूरियस थिंग्स उनको चाहिए, लग्जूरियस रूम्स चाहिए, घर चाहिए, बस इन्हीं में उनकी ज़िंदगी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए, इसी के साथ ये TSC लेट के फाइनल सेशन हो गया ये। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।